हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना चैनल जीके स्पोर्ट्स साइट में। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री और मैंने हिस्ट्री का नोट्स बना लिया है जो कि बिल्कुल ही सरल और आसान भाषा में है और आप लोग को समझ में बहुत अच्छा से आएगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि इससे मुझे मोटिवेट मिलता है। और अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री, पहले समझते हैं हिस्ट्री क्या है। तो अतीत के अध्ययन को हम हिस्ट्री कहते हैं। अतीत के अध्ययन को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इनके जनक जो हैं हेरोडोटस को माना गया है और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इतिहास को हम 3 कालखंडों में बांटते हैं। पहले देख लीजिए, प्रागैतिहासिक काल में बांट देते हैं, उसके बाद आगैतिहासिक काल में बांट देते हैं और एक और ऐतिहासिक काल में बांट देते हैं। ठीक है, तो हम इसे प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं प्रागैतिहासिक काल को, इसको प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं और इसे हिस्टोरिक एज कहते हैं। देखिए, इतिहास को 3 कालखंडों में बांटने का श्रेय जो है वो जोनास थॉमसन को जाता है। ठीक है, इन्होंने प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल कहा और आगैतिहासिक काल को इन्होंने हड़प्पा सभ्यता या फिर कांस्य युगी सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता जोनास थॉमसन ने कहा। और ऐतिहासिक काल को वैदिक काल में जो लो युगीन सभ्यता थी उत्तर वैदिक काल में, उसको बांटा है जोनास थॉमसन ने। ठीक है, आगे है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल पहले पढ़ते हैं, इन तीनों पढ़ेंगे आज हम, तीनों एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले प्रागैतिहासिक काल देख लेते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? एक मिनट, देखिए, प्रागैतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। पुरातात्विक स्रोत हमें प्रागैतिहासिक काल में भी, आगैतिहासिक काल में भी और ऐतिहासिक काल में भी, तीनों में मिलेंगे। और लिखित साक्ष्य इसलिए नहीं मिले क्योंकि उस वक्त मानव को पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं था, उन्हें बस शिकार करना, भोजन करना, बस वही एक उनका मोटिव था, इसलिए वो वहाँ से हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। पुरातात्विक स्रोत मिले हैं क्योंकि मानव थे, मानव के खोपड़ी, मानव के अवशेष, मानव के वस्तु जो भी वो यूज करते थे वो सब पुरातात्विक स्रोत से हमें मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं। पाषाण काल क्यों कहा गया इसे? तो पाषाण काल पत्थर का प्रयोग होने के कारण इसे पाषाण काल कहा गया। यहाँ देखिए, प्रागैतिहासिक काल देख लिए, अब आगैतिहासिक काल पढ़ लेते हैं। तो आगैतिहासिक काल में भी हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं और पुरान पाषाण काल में हमें नहीं मिले हैं। इनमें हमें पुरातात्विक स्रोत मिले हैं लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है। क्यों नहीं पढ़ा गया है? क्योंकि क्या लिखे हैं समझ ही में नहीं आता था, तो इसे नहीं पढ़ा गया है। और इसे कांस्य युग सभ्यता कहते हैं, कांस्य का प्रयोग होने के कारण। और हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता भी आगैतिहासिक काल को कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य मिल गए हैं और इसे पढ़ा भी गया है। ठीक है,
पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? तो 1861 में हुई। इसके जनक किसे माना गया है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना गया है। इन्हें पहला महानिदेशक बनाया गया था। सर अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातात्विक के जनक कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पाषाण काल। तो पाषाण काल का जीवन काल क्या है? 2.5 लाख ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व है। देख लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि पाषाण काल का क्या है? तो 2.5 लाख ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व है। और पाषाण काल को हम स्टोन एज कहते हैं। स्टोन एज, आप स्टोन एज पढ़ लेते हैं। तो पाषाण काल को हम 3 कालखंडों में बांट देते हैं। एक तो पुरान पाषाण काल में, और एक बीच का मध्य पाषाण काल, और एक जो नया हुआ उसे नव पाषाण काल। तो देखते हैं पूरा पाषाण काल क्यों नाम पड़ा। उससे पहले पूरा पाषाण काल को हम लोग पेलियोलिथिक, और मध्य पाषाण काल को मीसो या माइक्रोलिथिक, और नव पाषाण काल को नियोलिथिक कहते हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए, पूरा पाषाण काल बड़ा बड़ा पत्थर का प्रयोग होता था। पूरा पाषाण काल में मानव खाना बदोशी था, आदि मानव था, आखेट यानी कि शिकार करता था, खाद्य संग्रह भी करता था। आग की खोज हो गई थी, लेकिन कैसे यूज करना है ये नहीं पता था उन्हें। मध्य पाषाण काल में छोटा पत्थर का प्रयोग होता था। आग का उपयोग करना सीख लिया था इन लोगों ने। और पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य हमें मध्य पाषाण काल से ही मिले हैं, जिनमें एक आदमगढ़ है जो कि मध्य प्रदेश में है, एक बागोर के राजस्थान से हमें मिले हैं। नेक्स्ट है पाषाण काल। तो पाषाण काल, नव पाषाण काल में इसमें छोटा और चमकदार पत्थर का प्रयोग होने लगा, औजार का। यहाँ नया नया खोज होने लगा, नाम से ही नव है तो नया नया। पशुपालन में उन्होंने कुत्ता को पालतू बनाया, खेती करना प्रारंभ किया, और अस्थायी जीवन यहाँ से रहना प्रारंभ हो गया। क्योंकि खेती करेंगे तो फिर फसल के लिए तो तुरंत नहीं हो जाते हैं, उनके लिए तो रुकना ही पड़ता है। तो इस तरह से मानव अस्थायी हो गए नव पाषाण काल से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफा यानी भित्ति चित्र कहाँ से मिले हमें? तो ये मिले हमें पुरान पाषाण काल से। समाज का निर्माण कहाँ हुआ? नव पाषाण काल में। बस्ती का निर्माण नव पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ नव पाषाण काल में। अब देखिए, सजीव वस्तु का वायु जांच करने के लिए C40 कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, और निर्जीव वस्तु आयु का पता लगाने की यूरेनियम 235 यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब कि जीव जंतु पेड़ पौधे की जांच करने के लिए इसका, और पत्थर जो निर्जीव है उसके लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में पुरान पाषाण कालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में सर्वप्रथम पुरान पाषाण कालीन औजार की खोज कब हुई? तो 1863 में हुई थी, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा। कहाँ पे हुआ था? तो ये पलवरम तमिलनाडु में हुआ था, और एक कुल्हाड़ी की खोज हुई थी, कुल्हाड़ी की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पुरान पाषाण काल। तो पुरान पाषाण काल में प्रमुख स्थल जो हमें मिले हैं, भीमबेटका गुफा, भित्ति मध्य प्रदेश से मिले हैं, और एक सोहन नदी घाटी से
पाकिस्तान जो है, सोह नदी घाटी पाकिस्तान से चापर चापिंग वेबुल सभ्यता का एक मिला है, जहाँ पे पत्थर जो चपटे चपटे मिले हैं। एक अंतिरम पक्कम भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य कहाँ से मिला है? देखिए यहाँ भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य हमें हथनोर से, जो कि नर्मदा नदी घाटी के पास मानव की खोपड़ी मिला है। तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य हमें हथनोर मानव की खोपड़ी मिला है नर्मदा नदी पे। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए पुनर्पाषाण के काल के बाद मध्य पाषाण काल पढ़ते हैं। तो मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल जो है, प्रमुख स्थल वो हमें आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान और मुंगेर बिहार के मुंगेर में हमें साक्ष्य मिले हैं। तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर के राजस्थान से हमें जो मिले हैं वो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हमें। ठीक है। अब है पुराण पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण के बाद नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल के प्रमुख स्थल जो हमें मिले हैं वो मेहरगढ़ के बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान से मिले हैं, मेहरगढ़। और गेहूं और जौ का प्राचीनतम साक्ष्य कितना पुराना है? तो ये 7000 BC पुराना है। कोल्डिवा उत्तर प्रदेश चावल के साक्ष्य मिले हैं, जो कि 6500 BC है। चिरांद सारण बिहार से हमें हड्डी के औजार मिले हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि चिरांद जो सारण के बिहार में है वहाँ से क्या चीज़ के साक्ष्य मिले? तो हड्डी के औजार मिले हैं और ये नव पाषाण कालीन में मिले हैं। बुर्जहोम से कश्मीर में है और यहाँ से हमें गड्ढा घर और मालिक के साथ कुत्ता के दफनाने का साक्ष्य मिला है हमें बुर्जहोम कश्मीर से। लोहरा देव जो कि यूपी में है, ये 9000 BC से 8000 BC का कार्यकाल है। यहाँ से हमें कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य अगर क्वेश्चन आए कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला, तो लोहरा देव से मिला है। अगर ये ऑप्शन में ना रहे तो फिर क्या लगाएंगे? ये अगर ना रहे तो हम लगाएंगे मेहरगढ़। जो कृषि में गेहूं और जौ प्राचीनतम साक्ष्य, अगर ये लोहरा देव ना रहे तो अगर पूछे चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये कोल्डिवा से मिला है। कोल्डिवा ना रहे तब लोहरा देव लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पुरातात्विक मानव संग्रहालय कहाँ है? तो ये कोपेनहेगन डेनमार्क में है। अंतर्राष्ट्रीय पुरातात्विक मानव संग्रहालय कोपेनहेगन डेनमार्क में। और भारतीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में है। और इसका नाम बदल के अब क्या रखा गया है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। चलिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण के काल के बाद एक ताम्र पाषाण काल भी आया था। ताम्र पाषाण काल, जैसे पत्थर और तांबा, यानी कि ताम्र यानी तांबा और पाषाण यानी कि पत्थर के साथ तांबा का भी प्रयोग होने लगा था इसमें। मानव द्वारा पहला खोजा गया धातु क्या था? तो ये तांबा था। और ये मानव द्वारा पहला खोजा गया धातु तांबा था। और प्रमुख स्थल ये कहाँ से मिला था? तो ये इनाम गांव महाराष्ट्र में ताम्र का बड़ा स्थल मिला है, इनाम गांव से तांबा का।
दमदमा से एक साथ 300 का दफनाने का साक्ष्य मिला है। और पाषाण काल से बर्तन, मृद भांड यानी कि मिट्टी का पका हुआ घड़ा, एक लाल और एक काला 2 रंग का मृद भांड मिला है पाषाण काल से। नेक्स्ट देखते हैं। पुराण पाषाण कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं आग ऐतिहासिक काल। आग ऐतिहासिक काल जिसे कि प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक एज, इसमें हम देखें तो इसमें हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं और इसे पढ़ा नहीं जा सका है। पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। इस काल में सिंधु सभ्यता को रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम देखें तो अन्य नाम था क्या? हड़प्पा सभ्यता, इसे कांस्य युगीय सभ्यता और प्रथम नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो प्रथम नगरीय सभ्यता थी। इसका जो काल था, इसका काल 2350 से बीसी से 1750 बीसी था। और कैसे पता चला? तो वही कार्बन C40 विधि से पता चला है। इस सभ्यता में सर्वप्रथम जानकारी हमें सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी सर्वप्रथम हमें चार्ल्स मेसन ने दी थी। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक है भारत में, अगर देखें तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो ये मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये उत्तर में था और ये चिनाब नदी पर है। पूरब में देखें तो आलमगीरपुर जो कि यूपी, ये हिड्डन नदी पर है। दक्षिण में देखें, एक मिनट, दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र में था जो कि परवरा नदी और इसकी सहायक नदी गोदावरी नदी थी। और पश्चिम में सूतकांगे डोर जो कि पाकिस्तान में है। अब पश्चिमी में ये दासक नदी पे था और ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान प्रांत में था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका जो देखेंगे तो ये आकार त्रिभुजाकार था ऐसे। तो क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी कैसी आकार की थी? तो त्रिभुजाकार थी। नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल देखते हैं। तो सिंधु घाटी की प्रमुख स्थल जो थी हड़प्पा में पहले देखते हैं। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी 1921 ईस्वी में। अच्छे से पढ़िएगा, नहीं तो सब याद नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हड़प्पा जो थी ना वो रावी नदी के तट पर थी। ये माउंट गोमरी जिला क्या है? पाकिस्तान के ज़िला में स्थित है हड़प्पा। यहाँ से जो प्राप्त वस्तुएं हैं, कुम्हार का चौक मिला है, श्रमिक का आवास मिला है, छोटा अन्नागार मिला है, छोटा स्नानागार मिला है, RS-37 कब्रिस्तान मिला है, हाथी का प्रमाण मिला है और मातृ देवी मूर्ति मिली है। नेक्स्ट देखते हैं मोहनजोदड़ो। तो इसे मृतकों का टीला कहते हैं। खोज किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है लेकिन सिंध प्रांत में है। और हड़प्पा भी पाकिस्तान में थी। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं जो मिले हैं मोहनजोदड़ो से, तो पुरोहित के आवास मिले हैं, सूती वस्त्र का प्रमाण मिला है, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार, कांसे की नर्तकी और पशुपति यानी कि पशुपतिनाथ यानी शिव भगवान की भी मूर्ति मिली है।
अब देखते हैं चहुंदड़ो। इसके खोजकर्ता कौन है? तो अर्नेस्ट मैंक एवं गोपाल मजुमदार ने 1931 ईस्वी में की थी। यह सिंधु नदी के तट पर, यह भी पाकिस्तान में स्थित है। चहुंदड़ो एकमात्र बिना दुर्ग शहर है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि जो पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ से दुर्ग हुआ करते थे, उसके अंदर सब रहा करते थे। लेकिन चहुंदड़ो जो है ये दुर्गित शहर नहीं था। ठीक है, यहाँ से प्राप्त जो वस्तुएं मिले हैं, मेकअप के सामग्री सामान मिले हैं, लिपस्टिक, कंघी, शीशा, मनका बनाने का कारखाना मिला है और अलंकृत ईंट मिली है, यानी डिजाइनर ईंट मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ी। इसकी खोज हुई थी, खोज या खुदाई किसने करवाई थी? तो बीबी लाल तथा बीके थापड़ ने। यहाँ से प्राप्त जो वस्तुएं मिली हैं, काली रंग के चूड़ी का प्रमाण मिला है, जूता हुआ खेत का साक्ष्य और अग्निकुंड और हल का प्रमाण मिला है। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। नेक्स्ट है रोपड़। तो रोपड़ की खुदाई यगदत्त शर्मा ने 1953 में किया था। यह सतलज नदी के तट पर पंजाब में स्थित है। यहाँ से जो प्राप्त वस्तुएं मिले हैं, मिट्टी के बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी और मानव के साथ कुत्ता का शव मिला है। नेक्स्ट है राखी घड़ी। तो राखी घड़ी की खुदाई सूरजभान ने करवाई थी। यह घग्गर नदी के तट पर हरियाणा में स्थित है। राखी घड़ी भारत में स्थित हड़प्पा कालीन स्थल में सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, राखी घड़ी सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। नेक्स्ट देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा जो कि गुजरात में है, ये यूनेस्को में शामिल हुआ है, जो कि 40वां है धौलावीरा। इसकी खोज किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। यह स्थल लूनी नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। धौलावीरा जो था ये 3 ओर से दुर्गित था। कहने का मतलब कि एक तो बड़ा सा था ही, उसके अंदर भी यहाँ पे एक पश्चिम में रहते थे, एक पूरब में रहते थे और एक बीच में मीडियम वाला जो रहते थे। ये तीनों क्या था? दुर्गीकृत था। और पश्चिम में कौन रहते थे? पश्चिम में पुरोहित लोग रहते थे और पूरब में जो रहते थे, जो निचला स्थान हुआ करता था, निचला जगह हुआ करता था, इसमें गरीब लोग रहते थे, इधर अमीर लोग रहते थे। पश्चिम उठा हुआ शहर था और ये मिडिल था और ये चारों ओर से दुर्गित था। तो कहने का मतलब वही है कि धौलावीरा जो है वो 3 ओर से दुर्गित था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लोथल। तो लोथल की खुदाई रंगनाथ राव ने करवाई थी। यह स्थल जो है ये भोगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। लोथल से प्राप्त साक्ष्य हमें बंदरगाह स्थल, लोथल क्या है? एक बंदरगाह है, बंदरगाह हुआ करता था, बंदरगाह स्थल है। दरवाज़ा जो है सड़क की ओर खुलती थी, क्योंकि ये बंदरगाह था तो व्यापार करने के लिए सड़क की ओर दरवाज़ा नहीं खुलेगी। अगर पीछे की ओर खुलेगी तो व्यापार करने में दिक्कत हो सकता है, इसीलिए ये जो सड़क है सड़क की ओर खुलती थी इसका दरवाज़ा। सती प्रथा का आंशिक रूप प्रमाण हमें लोथल से मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि फारस का मोहर, यानी कि अभी कहाँ है फारस? ईरान में है ना। तो फारस की मोहर हमें लोथल से मिली है।
हाथी के दांत भी मिले हैं और चालाक लोमड़ी तथा कौवा का भी प्रमाण हमें लोथल से मिलता है और एक अग्निकुंड का भी प्रमाण हमें लोथल से मिला है। रंगपुर देखते हैं। रंगपुर इसकी खुदाई रंगनाथ राव ने ही करवाई थी। यह स्थल मांदर नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। रंगपुर से प्राप्त साक्ष्य हमें धान की भूसी मिली है। ठीक है। बनवारी की खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। यह स्थल रंगोई नदी के तट पर हरियाणा में स्थित है। बनवाली से प्राप्त साक्ष्य जो मिले हैं हमें, वहाँ से हमें मिट्टी के हल मिले हैं और नली जो थी ढका हुआ नहीं था और यहाँ की सड़कें जो थी क्या थी, टेढ़ी मेढ़ी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका जो था दरवाजे पीछे की ओर खुलता था, लेकिन अपवाद क्या है, एक लोथल क्या है, सड़क के लोथल थे जो थे सड़क की ओर दरवाज़ा खुलता था और इसका पीछे की ओर। मनोरंजन के लिए ये लोग पासे का खेल और नृत्य करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। तो किससे परिचित नहीं थे, तो लोहा से परिचित नहीं थे, क्योंकि लोहा जो था वो वैदिक काल के उत्तर वैदिक काल में लोहा का प्रयोग हुआ। गाय का भी वैदिक काल में ही मिलेगा। मंदिर भी नहीं था यहाँ, क्योंकि यहाँ तो पशुपतिनाथ का एक साक्ष्य मिला है, मंदिर तो नहीं है। दास प्रथा भी नहीं था, नहर नहीं थे, प्रदा प्रथा भी नहीं था, तलवार से भी परिचित नहीं थे, घोड़ा से भी परिचित नहीं थे और वेश्यावृत्ति से भी वहाँ पे नहीं था। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से हमें हाथी, गेंडा, बाघ चारों ओर मिले हैं। क्या चाहिए यहाँ पे, शिव की बात हो रही है कि शिव जो भगवान थे, जो पशुपतिनाथ हैं, उनके चारों ओर जो हाथी, गेंडा और बाघ मिले हैं और आसन के नीचे हमें भैंसा मिला है और पैर के पास हमें हिरण मिला है। तो क्वेश्चन आ सकता है, तो इन्हें अच्छा से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा काल के स्थल। हड़प्पा काल के 6 स्थल हैं जिन्हें नगर का दर्जा मिला है। वो कौन कौन से हैं, तो एक मोहनजोदड़ो नगर था, हड़प्पा नगर था, राखीगढ़ी नगर था, धोलावीरा नगर था, कालीबंगा नगर था और एक था गनवारी वाला। तो ये 6 नगर थे हड़प्पा काल के। हड़प्पा कालीन 2 बंदरगाह था, एक तो लोथल गुजरात और एक सुरकोटदा, ये भी गुजरात। तो गुजरात से 2 बंदरगाह मिले हैं, ये लोथल गुजरात, सुरकोटदा गुजरात। और हड़प्पा काल के 6 स्थल मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगा और गनवारी वाला। नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा काल का जो व्यापार होता था वो कहाँ कहाँ से होता था, उसका देखते हैं। तो हड़प्पा काल का जो व्यापार होता था, इसको ऐसे कर देते हैं। देखिए, हड़प्पा कालीन व्यापार जो होता था, एक राजस्थान से होता था, एक फारस, ईरान, अफगानिस्तान, एक कर्नाटक, एक मेसोपोटामिया क्या एक प्रथम ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है। तो तांबा का जो हम लोग व्यापार करते थे वो राजस्थान से करते थे, खेदड़ी से, टीना ईरान से करते थे, चांदी अफगानिस्तान से, सोना का व्यापार हम लोग कर्नाटक के कोलार से करते थे और सीसा मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। अब देखिए, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विनाश क्यों हुआ और उसके प्रमुख कारण क्या है हड़प्पा कालीन सभ्यता का, वो देख लेते हैं। नोट जो है,
स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा खुदाई कहाँ हुआ, तो ये गुजरात में हुआ है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो का जुड़वा शहर पिंगट ने कहा है। क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा शहर किसने कहा है, तो ये पिंगट ने कहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता का विशेषता थोड़ा पढ़ लेते हैं, विशेषता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार जो था वो त्रिभुजाकार था। धार्मिक में क्या करते थे वो लोग, तो मातृ देवी की और पशुपतिनाथ शिव की, मातृ देवी की पूजा और पशुपतिनाथ की शिव की पूजा। व्यवसाय में क्या था उन लोगों का, तो कृषि, कपास मोहनजोदड़ो से हमें मिला है। व्यवसाय कृषि करते थे, कपास की खेती। सिक्का टेराकोटा मिला है। टेराकोटा क्या होता है, पक्की मिट्टी का ये लोग सिक्का यूज करते थे, जिसे टेराकोटा कहा जाता है। मोहर सेल खड़ी, और सेल खड़ी में क्या होता, एक सींग वाला बैल का उनका मोहर होता था। बर्तन के लिए पक्की मिट्टी का मृदभांड, जो कि लाल रंग का या काला रंग का होता था। सभ्यता कैसी थी, तो शहरी थी, और यह प्रथम नगरीय सभ्यता थी और शांति प्रिय सभ्यता थी। समाज कैसा था, तो समाज इनका मात्र सत्तात्मक था। लिपि क्या थी इनकी, भावचित्रात्मक थी, और ये दाएं से बाएं लिखते थे। सड़क क्या था, तो ग्रिड पद्धति थी। अपवाद बनवाली वाला जो था वो टेढ़ी मेढ़ी था। नालियाँ जो थी ढकी हुई थी। अब बस्ती वर्गित कैसा था, तो बताए थे इससे पहले ही, ये पश्चिम में अमीर लोग रहते थे और पूरब में गरीब लोग रहते थे। अपवाद में चहुंदड़ों का बताए थे, क्योंकि ये दुर्गित की था ही नहीं। बंदरगाह देखें तो बंदरगाह हमें 2 मिले हैं, एक लोथल, एक सुतकोटदा। अब मुख्य फसल इन लोग का क्या था, गेहूँ एवं जौ। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश कैसे हुआ। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के प्रमुख कारण क्या थे, प्रमुख कारण। तो किसी ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश बाढ़ आया था, किसी ने कहा कि भूकंप आया था, किसी ने कहा कि आर्य लोग के आक्रमण के कारण हुआ, किसी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन हो गया इसलिए हड़प्पा सभ्यता विनाश हो गया। तो जिनके जिनके मत थे वो थोड़ा देख लेते हैं। बाढ़ का प्रमुख कारण अर्नेस्ट मैके ने और रंगनाथ राव और जॉन मार्शल ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता बाढ़ के प्रकोप से ख़त्म हो गया। डिल्स के अनुसार कि भूकंप आया होगा, और आर्य के अनुसार, आर्य के मतलब व्हीलर के अनुसार कि आर्य के आक्रमण के कारण ऐसा हुआ, और स्टाइन एवं घोष के अनुसार कि यहाँ पे जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। तो चलिए वीडियो मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने इतिहास को पूरे मतलब कि मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उससे आपको पूरा हेल्प मिला होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इसका नोट्स चाहिए, आपको पीडीएफ चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।